अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत का सबसे बड़ा साझीदार चीन। सुरक्षा के नजरिए से चीन कभी हमारा दोस्त नहीं रहा, लेकिन पिछले कुछ दिनों में तो चीन की भावभंगिमा खतरनाक संकेत दे रही है। चीन सिक्किम से लगी सीमा पर सड़क बनाने पर अड़ा हुआ है, कैलाश मानसरोवर की यात्रा रोककर मोलभाव कर रहा है, एक के बाद एक भड़काने वाले बयान जारी कर रहा है, और अब तो खबर यह है कि हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के लड़ाकू जहाजों के बेड़े का जमावड़ा भी हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, पाकिस्तान, वन बेल्ट वन रोड, सियाचिन ग्लेशियर और आतंकवाद जैसे मुद्दों पर मतभेद पहले से हैं। ऐसे में क्या कदम उठाए जाने चाहिए और किन चीजों से परहेज करना चाहिए, इसी पर होगी आज की चर्चा। लेकिन पहले देख लेते हैं कि सीमा से लेकर राजनयिक गलियारों तक माहौल क्या कहता है। हिंद महासागर क्षेत्र में पिछले 2 महीनों से चीन के वॉरशिप्स दिखाई पड़ रहे हैं। हाल के दिनों में इनके नजर आने की घटनाएं बढ़ गई हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है। उधर सिक्किम से लगी भारत चीन भूटान सीमा पर चीन और भारत की फौजें आमने सामने हैं। डोकलाम के पठार का यह इलाका भूटान की सीमा में है, लेकिन चीन इसकी अनदेखी कर यहाँ एक सड़क बना रहा है जो डोकाला क्षेत्र की ओर आती है, जहां भारतीय फौजें तैनात है। इसी सड़क को लेकर पिछले महीने की शुरुआत में दोनों सेनाओं के बीच धक्का मुक्की भी हुई थी। तब से दोनों सेनाएं अपनी अपनी पोजीशन पर जमी हैं। दूसरी ओर नाथुला दर्रे के रास्ते कैलाश मानसरोवर जा रहे तीर्थयात्रियों को रोककर चीन ने यह शर्त लगा दी कि डोकलाम पठार का मसला सुलझाया जाए, वरना यात्रा आगे नहीं बढ़ेगी। 1962 के युद्ध का जिक्र कर उकसाने वाले बयानों के जवाब में रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि भारत अब 1962 जैसा नहीं है, तो चीन 1890 की संधि का हवाला देते हुए उसके और भूटान के बीच न आने की नसीहत दे रहा है। Government has not been handling its relationship with China very well, and the impression that we have from the outside, we have no access to any classified information or confidential briefings yet, is that the military standoff is a reflection of a larger problem in the relationship. सभी ताकतों को, सभी देशों को एक संतुलित ढंग से उस इशू को बैलेंस्ड वे से हैंडल करना आज आवश्यक है। विद पेशेंस वी ऑल हैव टू हैंडल द इश्यूज। 7 जुलाई को हैम्बर्ग में G20 समिट में मोदी और जिनपिंग आमने सामने होंगे, तो क्या अब वहीं दोनों नेता सिक्किम बॉर्डर के टेंशन को कम करने की कोशिश करेंगे? 2014 में भारत दौरे पर आए जिनपिंग से मोदी ने बॉर्डर इश्यू पर बात की थी। भारत चीन सीमा वार्ता के लिए नियुक्त विशेष प्रतिनिधि अजीत डोभाल 26 जुलाई को ब्रिक्स देशों के NSS की बैठक के लिए बीजिंग जाएंगे। क्या डोभाल वहां तनाव का मुद्दा उठाएंगे? लेकिन इन संभावनाओं के फलीभूत होने से पहले चीन का खतरा लगातार बढ़ता नहीं जा रहा है। यही है आज आवाज अड्डा का केंद्रीय विषय, और यही एक सवाल है जो हम आपसे भी पूछ रहे हैं। आपसे हम सवाल ये पूछ रहे हैं, क्या चीन का खतरा गंभीर होता जा रहा है? आप हमारे ट्विटर हैंडल @CNBC_आवाज पर जाकर अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप 51818 पर SMS करके भी इस विषय में अपनी राय दे सकते हैं। आवाज अड्डा पर आज की बड़ी चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं बीजेपी के प्रवक्ता नरेंद्र तनेजा, जो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के भी जानकार हैं और पेट्रोलियम के एक्सपर्ट हैं, ये तो सब जानते ही हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता संजय झा कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। सेंटर फॉर चाइना एनालिसिस एंड स्ट्रेटेजी के प्रेसिडेंट जयदेव रानाडे हमारे साथ हैं, जो हमें इस बारे में कुछ ज्ञान देंगे। और इसी तरह ज्ञान देने के लिए हमारे साथ हैं पूर्व डिप्लोमेट अशोक सज्जनहार, सामरिक विश्लेषक सुशांत सरीन और वरिष्ठ पत्रकार शिवकांत शर्मा। शुरुआती टिप्पणी के लिए आप सभी को मालूम है हमारे पास 1.5 मिनट का समय होता है। ये 1.5 मिनट खत्म होने का एक इंडिकेशन आपको आता है एक बीप बीप के जरिए, और उसके बाद एक बजर बजता है। आप सबसे आग्रह है कि अपनी बातचीत इस समय सीमा के भीतर पूरी कर दें और इस बीच दूसरे को न टोकें, तो चर्चा आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। नरेंद्र तनेजा साहब, मैं आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। आमतौर पर मैं आपके पास अंत में आता हूं, लेकिन आज शुरू करना चाहता हूं। ये जो हो रहा है सीमा पर, इसको लेकर तरह तरह की बातें चल रही हैं और बहुत आशंकाएं हैं भारत भर में। तो मैं आपसे समझना चाहता हूं कि वहां दरअसल चल क्या रहा है और इस वक्त सरकार की तरफ से क्या होने वाला है, क्योंकि चीन के एम्बेसडर ने आज भी कहा है कि अब जो कुछ करना है भारत सरकार को करना है, और उनकी शर्त है कोई भी बातचीत होने से पहले
कि भारत वहाँ से सिक्किम का जो इलाका है वहाँ से अपनी फौज वापस हटाए, तब हम आगे किसी भी तरह की कोई बातचीत करेंगे। आलोक जी, जो आपने रिपोर्ट अभी दिखाई उसके अंदर आपने जो शब्द का प्रयोग किया, दरअसल वही सबसे अच्छा शब्द है। आपने कहा धक्का मुक्की हो रही है। पिछले 10 साल का अगर रिकॉर्ड इतिहास उठा के देखते हैं तो जो बॉर्डर है हमारा सिक्किम के, कुछ जो सिक्किम को मेन इलाके को छोड़ दो, बाकी कई जगह हमने देखा कि ये अक्सर ऐसा होता रहा है कि धक्का मुक्की होती है, क्योंकि बॉर्डर को लेके कभी उनके जो सेनाएं हैं वो कहती हैं भाई हमारा है, वो अंदर आ जाते हैं, हमको लगता है वो ठीक नहीं है, हम उसको तोड़ देते हैं, फिर वो पीछे की तरफ चले जाते हैं, फिर 2 साल कुछ नहीं होता, फिर वहां पे धक्का मुक्की होती है। चीन के राष्ट्रपति भारत आए हुए थे अहमदाबाद में, उनका स्वागत होता और एक उनकी जो फौज की एक छोटा सा दस्ता था वो घुस गया था अंदर, उसको लेके काफी खबरें बनी थी। देखिए, जो हमारे चीन के साथ पुराने संबंध है, आज के तो नहीं, हजारों साल पुराने। 1962 भी हुआ, उसकी भी हमको चोट लगी, आज तक हमारा दिल उसको लेके घायल है। और दूसरी तरफ ये भी है कि हमारे चीन के साथ सारे जो संबंध नए आर्थिक स्तर पे देख लीजिए, ब्रिक्स में देख लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक में देख लीजिए, शंघाई कोऑपरेशन में देख लीजिए, काफी अच्छे संबंध है, बातचीत हो रही है, लगातार कोऑपरेट कर रहे हैं। ज्वाइंट वेंचर भी हमारे बहुत सारे शामिल हैं, कई जगह हम ज्वाइंट वेंचर हैं। चीन में भारत की कंपनियां और ओएनजीसी मिला के तेल की खोज करती हैं, उत्पादन करती हैं सूडान के अंदर, ऐसे भी वो हैं। तो बॉर्डर को लेकर के काफी जो है इसको लेकर के आपस में दोनों के अंदर, और इस पर काफी दिनों से चर्चा हो रही है। तो मुझे लगता है कि इसको जो है हमें पूरे होलिस्टिकली देखना पड़ेगा। और ये जो आपने शब्द का प्रयोग किया, धक्का मुक्की बॉर्डर पे थोड़ा चल रही है, उसको धक्का मुक्की की तरह देखना पड़ेगा। लेकिन दोनों सरकारें चाहती हैं इसका कोई समाधान होना चाहिए, और उस ओर बातचीत भी लगातार हो रही है, एम्बेसीज के थ्रू भी हो रही है, मिशंस भी बातचीत कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उसको जो सच्चाई है हमको इसी तरह देखा जाए तो बेहतर है। बाकी भारत मजबूत देश है, भारत मजबूत देश है, हम कैसे अपनी सुरक्षा करी जाए ये हमको आता है। जी, अशोक सज्जनहार साहब, आप डिप्लोमेसी की नज़र से देखें, जो जिसको धक्का मुक्की कह रहे हैं हम, और तनेजा जी ने भी कहा कि वही सही शब्द है उसको एक्सप्लेन करने के लिए, ये धक्का मुक्की, और एक तरह से कहें तो हम बातचीत में गर्मा गर्मी बहुत समय से देखते रहे, बातचीत में गर्मा गर्मी होती है, बात भी चलती है, बिजनेस भी चलता रहता है, लेकिन इस समय जो हो रहा है वो कुछ ज़्यादा गंभीर है क्या? और लगातार जिस तरह के बयान आ रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन रोज एग्रीवेट हो रही है। जी, मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं आपसे। जो ये नॉर्मल धक्का मुक्की नहीं है, मैं ये कहूँगा ठीक है, हमारा जो बॉर्डर है 4000 किलोमीटर का बॉर्डर है चीन के साथ, और उसमें अगर हम पश्चिम क्षेत्र देखें या पूर्वी क्षेत्र देखें तो उसमें बहुत सारे डिस्प्यूट्स हैं। वहाँ पर चाहे वो चुम्मार एरिया में 2013 में हुआ, 2014 में जब उनके राष्ट्रपति शी जिनपिंग यहाँ पर आए थे तब हुआ, परंतु ये जो सेंट्रल एरिया है इसमें कोई, और सिक्किम का एरिया है, ये काफ़ी डिमार्केटेड है। तो यहाँ पर एक तो ऐसी बात होना बहुत अप्रत्याशित है। दूसरा, जो यहाँ पर लफ्ज़ों का आदान प्रदान हो रहा है, जितना प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट, मैं भारत की तरफ से नहीं कहूँगा, जितने प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट उनके चीन की तरफ से आ रहे हैं, ये बहुत ही अप्रत्याशित है। और जो हम देख रहे हैं, जो बंगाल की खाड़ी में उनके जहाज और पोत आ गए हैं, वो भी बहुत अप्रत्याशित है। तो मेरे विचार से उसको ड्यू सीरियसली इसको लेना चाहिए। देखिए, भारत ने शुरुआत बड़े अच्छे तरीके से की थी 2014 में जब ये सरकार आई थी, परंतु जो इसका रिस्पांस चीन से हमको रहा है तो वो ठीक नहीं रहा है मेरे विचार से। जो उन्होंने हर जगह, जहाँ पर चाहे न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप का हो या मसूद अजहर की बात हो या चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात हो, जो भी चीज़ें थी जो हमारे हित की हैं, हमारे जिन पर हमें कंसर्न है या एंग्जाइटी है, उस पर उन्होंने ठीक रवैया नहीं अपनाया है। तो इसको, ये जो है, इसको हमको बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए, और ये नहीं सोचना चाहिए जो पहले भी ये होता रहा है वैसे ही उसमें कड़ी में एक और है। जी, जयदेव रानाडे साहब, आप सेंटर फॉर चाइना एनालिसिस एंड स्टडीज़ चलाते हैं और आप चीन पर बहुत गहरी नज़र रखते हैं। आपकी समझ से हालात सामान्य से ज़्यादा गंभीर हैं? क्या चीन इस हालत में है कि वो लड़ाई का जोखिम मोल ले लेगा? ऐसा है, ये हम इसमें 3-4 पॉइंट है। एक तो ये जो स्टैंड ऑफ है, फेस ऑफ है, ये अनयूजुअल है, ये गंभीर है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा चली हुई है। एक महीने से ज़्यादा अब हो गई है फेस ऑफ, और दोनों साइड से भी कुछ ये इशारा नहीं है कि वो बैक ऑफ करेंगे। पर सेविंग ग्रेस ये है, मतलब अच्छी बात ये है
की डिप्लोमेटिक कॉन्टैक्ट्स चल रही हैं। पर इसमें मैं 2-3 चीज़ कहूँ। पहली बात, जो चीन ने किया है, उनका ये पुराना खेल था कि रोड बनाएं और जितना बन सकता है बनाते थे और उसके बाद जब ब्लॉक आती थी रुक जाते थे। उनको पहले ऐसा ब्लॉक नहीं हुआ और मेरे ख्याल से उन्होंने ये रिस्पांस इंडिया के तरफ से नहीं कैलकुलेट किया था। उनके हिसाब से इंडिया कुछ करती नहीं है, तो ये समझ के ये जो अभी हमारी रिस्पांस हुई है वो सरप्राइज आई है उनके लिए। तीसरी बात, ये इंट्रूजन करने से भूटान के अंदर वो चाहते हैं कि भूटान पे दबाव डालें और उनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो वो चाहते हैं भूटान के साथ, भूटान उसको स्वीकार करे। उसके साथ साथ वो ये चाहते हैं कि ये डोकलम प्लेटो जो है वो उनके कब्जा में आए। तीसरी बात, वो ये चाहते हैं कि रोड बिल्कुल टिप तक जाए डोकलम प्लेटो के, वो ट्राई जंक्शन जो कहते हैं गेमुचोंग, वो चाहते हैं कि वहाँ तक रोड पहुँचे ताकि उनका जो क्लेम है अरुणाचल के ऊपर, अरुणाचल प्रदेश के ऊपर, वो समझते हैं कि ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। और चौथी बात मैं ये कहूँ कि जितना देर ये चलता रहेगा थोड़ा सिचुएशन ज़्यादा नाजुक होगी, क्योंकि ये भी हमें याद रखना चाहिए कि शी जिनपिंग जो है उसके खिलाफ कुछ ऑपोजिशन के हिंट्स आ रहे हैं और उनके सामने वो 19th पार्टी कांग्रेस होने को जा रही है अक्टूबर में, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पर एंड में मैं ये कहूँगा कि जो हमने स्टैंड ली है वो बिल्कुल सही स्टैंड है, सोच समझ के ली भी है और हम लोग एस्केलेट नहीं करने की कोशिश कर रहे हैं। पर ये भी ध्यान में रखते हुए कि अगर हम पीछे हटे तो फिर चीन पे कोई रुकावट नहीं होगी आइंदा। और दूसरी बात कि जो हमारे नेबर्स हैं उनको भी मैसेज जारी है कि रेड लाइन है और उसको क्रॉस नहीं करनी चाहिए और हम चीन से घबराते नहीं हैं। जी, तो एक गंभीर चेतावनी आपके हिसाब से भारत ने दी है। सुशांत सरीन, स्ट्रेटजी के हिसाब से देखें तो जो अभी रानडे साहब ने कहा कि चीन ने शायद उम्मीद नहीं चीन को थी कि भारत इस अंदाज में टकराएगा और वो हमारा रास्ता रोकेगा, इसलिए ये सिचुएशन और गंभीर हो रही है। लेकिन साथ में इससे ये भी दिख रहा है कि उसके इरादे भी वैसे नहीं है जैसे पहले होते थे कि एक रुकावट आने पे वो रुक जाता था। आपको लग रहा है कि ये खतरा ज़्यादा गंभीर है और इसको कुछ और गंभीरता से लेना चाहिए, जैसा उन्होंने बताया कि अगला इरादा उसका अरुणाचल प्रदेश तक सड़क बनाने का है? देखिए, मेरी नज़र में जितने भी अभी तक जो एनालिसिस हुआ है, ख़ास तौर पर रानाडे जी का, बिल्कुल दुरुस्त है। ये बात दुरुस्त है कि हालात जो हैं अभूतपूर्व हैं। इस तरीके का स्टैंड ऑफ एटलीस्ट पिछले 25-30 साल में तो याद नहीं पड़ता कि इस तरीके का हुआ हो, और इतना तनाव जो अभी है वो भी शायद पहले नहीं था। जिस तरीके की पोजीशंस चीन ले रहा है वो भी पहले नहीं होती थी। पहले हरदम यही होता था कि अगर चीन की तरफ से कोई घुसपैठ होती भी थी, भारत उसकी प्रतिक्रिया करता था, तो चीन की तरफ से जो बात आती थी वो ये थी कि भाई आइए इस पे बातचीत कर लेते हैं, इसको सुलझाते हैं, इसको मामले को ठंडा करते हैं। अभी जो उनके तेवर हैं वो उस तरीके के नहीं हैं जैसे पहले होते थे। यहाँ तक कि जो सुनने में आ रहा है वो केवल ये नहीं कि हम कोई और, अब पहले भारत पीछे हटे उसके बाद बातचीत होगी, लेकिन उसके साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि हम कोई डिप्लोमेटिक लेवल पर भी, जैसे आपने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कह रहे थे कि G20 का समिट है, उसके बाद ब्रिक्स का समिट है, चीन की तरफ से जो कुछ संकेत आ रहे हैं वो ये भी हैं कि उसमें भी ना हम कोई बातचीत करेंगे आपसे, और यहाँ तक हम जा सकते हैं कि ना कोई फोटो ऑप होगा, ना कोई हैंडशेक होगा। तो यहाँ तक वो दे रहे हैं। अब मसला ये है कि जैसे रानाडे जी कह रहे हैं कि उनके खिलाफ एक ऑपोजिशन है, उसका मतलब ये है कि उनके भी हाथ जो हैं शी जिनपिंग के कुछ हद तक बन जाएंगे कि वो भी पीछे हटते हुए नजर नहीं आ सकते। और भारत उन्हीं कारणों से, जो रानाडे जी ने कहा है, भारत भी पीछे कैसे हटेगा। तो अब बीच का रास्ता कैसे निकलेगा, ये मेरे ख्याल बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन जिस तरीके के हालात हैं बॉर्डर पे, ये एक बड़ा एक्सीडेंट प्रोन चीज है, और किसी भी तरफ से कोई हिमाकत अगर होती है तो फिर थिंग्स कैन स्पाइरल आउट ऑफ कंट्रोल। तो मेरे ख्याल हालात बहुत नाजुक हैं, तनाव बहुत ज्यादा है, और इसको हमको संजीदगी से लेना पड़ेगा। जी, ये गंभीर स्थिति है, इसमें कोई शक नहीं है, सभी विशेषज्ञ मान रहे हैं। शिवकांत शर्मा जी, आपसे मैं जानना चाहता हूं, जो बात अभी हुई
कि चीन की अंदरूनी राजनीति में भी एक मोड़ आ रहा है। वहाँ कांग्रेस का चाइनीज़ पार्टी की मीटिंग होने जा रही है और शायद शी जिनपिंग को इंटरनल अपोजिशन झेलने का खतरा है वो। और दूसरी तरफ आप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में देखें तो इस वक्त जो भारत के रिश्ते बन रहे हैं अलग अलग देशों से, अमेरिका से रिश्ते, आज इजराइल से रिश्ता, इसको देखते हुए भी क्या चीन कुछ ओवर रिएक्ट नहीं कर रहा है? उसको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि भारत जिस अंदाज में अपना कद बढ़ा रहा है उसे रोकने के लिए या कम से कम डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ किया जाना चाहिए? आपकी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल ठीक है और मुझे लगता है मैं उससे एक कदम आगे बढ़ के कहूँ कि ये दरअसल एक तरह के प्रभुत्व की दादागिरी की लड़ाई है। चीन इससे पहले जब ओबामा की सरकार थी तब चीन पर दबाव था दक्षिण प्रशांत क्षेत्र में, साउथ चाइना सी में, साउथ ईस्ट एशिया में, कि उसके खिलाफ भारत को एक ताकत के रूप में अमेरिका खड़ा करना चाहता था। जब से ट्रंप साहब आए हैं मामला बदल गया है। अब मुझे लगता है चीन की नीयत ये है, क्योंकि भारत विरोध कर रहा है या एक तरह से भारत पार्टिसिपेट नहीं कर रहा वन रोड वन बेल्ट उसकी जो पॉलिसी है उसमें, तो दक्षिण एशिया में अभी तक भारत का प्रभुत्व चीन एक तरह से मानता आया था पाकिस्तान को छोड़ करके। लेकिन अब मुझे लगता है चीन उसमें भी दखल दे रहा है, इसलिए ये भूटान को उसने पकड़ा है। और ये जो मामला है ये भारत और चीन की सीमा का नहीं है, ये चीन और भूटान की सीमा का है। और भूटान को इसलिए पकड़ा है और ये इस मामले में मामला और पेचीदा हो जाता है, क्योंकि भूटान की आप कितनी तरफदारी करेंगे, भूटान को आप कितना बचाएंगे, अल्टीमेटली तो भूटान को फैसला करना पड़ेगा ना। और चीन भूटान पर दबाव डाल रहा है, तो भूटान को ये फैसला करना है कि इस सीमा का विवाद कैसे सुलझे। और ये इस बात पर निर्भर करेगा कि भारत इसको कितनी सावधानी से कैसे निपटाता है। तो ये एक तरह से प्रभुत्व की लड़ाई है, दादागिरी की लड़ाई है। चीन ये चाहता है, चीन ये अपेक्षा करता है भारत से कि भारत ये माने कि चीन एक बहुत बड़ी ताकत है और भारत उसे मानता है। अब वो किस शब्दावली में कैसे भारत मानेगा नहीं मानेगा ये भविष्य बताएगा। जी संजय झा, दो बातें। एक तो क्या चीन भारत का जो कद बढ़ रहा है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उससे परेशान है, चिंतित है? दूसरा, भारत सरकार का रिस्पांस कैसा है? जो रिस्पांस अभी तक सरकार की तरफ से गया है क्या वो ठीक है? क्या हमारी फॉरेन पॉलिसी चीन को लेकर एक कंटिन्यूटी में नजर आ रही है? देखिए आलोक जी, जहाँ तक चीन का सवाल है, ढेर सारे विशेषज्ञ भी यहाँ पैनल पर हैं, वो शायद इस बात के साथ इत्तेफाक रखेंगे कि चीन का जो नीति है वो काफ़ी एक्सपेंशनिस्ट, या उसको हिंदी में शायद आप विस्तारवादी कहेंगे, वो मैं नहीं समझता हूँ कि वो रुकने वाला है। एक तरीके से वाणिज्य व्यापार से चीन आज इतना मजबूत हो गया है कि आप ओबीओआर को भी लेके देखिएगा तो उस तरीके से उसकी राजनीतिक प्रभाव और भी बढ़ने वाली है। ये सच्चाई है। ये भी सच्चाई है कि हर सीमा पर भारत के तरफ चीन ज़्यादा आक्रामक होगा, क्योंकि यदि आप चीन के प्रेस में जो आर्टिकल्स आ रहे हैं वो इस तरह से उनके अंदर जो भय है या चिंता है कि जब से भारत और अमेरिका का रिश्ता थोड़ा और भी नज़दीकी हुआ है और एक डिफेंस पार्टनर का एक टैग जो आया है भारत और अमेरिका के बीच में, उसके बाद उनको शंका है कि इसका दूर दृष्टि में इनका उद्देश्य क्या है। क्या ये चाइना को न्यूट्रलाइज करना चाहते हैं? वो उनका एक भय भी है, भ्रम है या सच्चाई है, वो तो हम सब जानते हैं। लेकिन एक बात और भी है कि हमें थोड़ा यहाँ पर चौकन्ना रहना पड़ेगा। देखिए ये 1962 के युद्ध के बाद सबसे बड़ा लंबा एक तनाव हमने अपने सीमा पर देखा है। ये भी मत भूलिए कि पिछले 45 दिन में लगभग 125 घुसपैठ के हादसे हुए हैं जहां पर चाइना ने हम पर आक्रमण किया है। यदि हमें इस गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि ये एक मामूली और हमेशा से जो लंबा जो हमारे बीच में बॉर्डर है जिसमें कोई एक तरीके से कोई एक डिमार्केशन नहीं है, ये तनाव होते हैं, खत्म हो जाते हैं, हमें इसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। गंभीर एक समस्या हो सकता है, क्योंकि ये मत भूलिएगा कि कुछ इंडियन ओशन में कुछ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी होने वाले हैं और ये खबर तो खुलेआम आ रही है कि चाइनीज सबमरीन और चाइनीज शिप्स भी यहाँ घूम रहे हैं। तो एक तरीके से हमें सोचना पड़ेगा, थोड़ा संभलना पड़ेगा। और ये ऐसे हम जो स्टेटमेंट्स करते हैं कि ये ट्रांसग्रेशंस हैं, इनकर्जन्स नहीं है,
ये इसमें चिंता की बात नहीं, ये गलत बात है। यदि यहाँ पर 1962 के युद्ध के बारे में दोनों तरफ से सरकारों ने कहा कि हम वो सरकार नहीं थे, हमारे में क्षमता आजादी है, हम मिलिट्रली ज्यादा मजबूत हो चुके हैं, तो चीन भी उसी तरह का जवाब दे रहा है। ये मैं समझता हूँ कि एक गंभीर और एक संजीदा मसला है। जी संजय जी, अब मैं वापस एक बार नरेंद्र तनेजा के पास जाना चाहता हूँ। तनेजा जी हाथ उठा रहे थे, शायद कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन साथ में मैं एक सवाल भी जोड़ देना चाहता हूँ। तनेजा जी, दोनों सरकारों की ओर से ये बात कही गई है कि ये 1962 नहीं है। ये तो हम सबको पता है 1962 नहीं है, लेकिन जब सरकारें कहती हैं कि 1962 नहीं है तो उसका अर्थ क्या है? देखिए, पहली बात तो ये है कि भूटान के अंदर जो हो रहा है, और कुल मिला के भारत की वहाँ पे टुकड़ी है, चाइना की है, वो जो भी इसको लेकर के, ये उनकी एक, चाइना की एक अपनी सोच है। वो अगर आप उसको नक्शे को उठा करके देखते हैं तो आपको बड़ा स्पष्ट हो जाएगा दरअसल चीन वहाँ पे क्या करने का प्रयास कर रहा है और हम वहाँ पे क्या करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ, क्योंकि ये इतना कह सकता हूँ कि वहाँ की जो स्थिति है उस पर जो जिस तरह का काम हमारी फौजों को करना चाहिए और उसके इलाके के बाहर जो काम हमारी विदेश नीति को हमारे जो लोग देते हैं कूटनीति, वो काम पुख्ता तरीके से हो रहा है और काफी मजबूती से हो रहा है। बहुत सारी चीजें हैं, हम टेलीविजन स्टूडियो में आकर के उसकी चर्चा नहीं कर सकते, लेकिन बहुत ही भारत ने वहां पे एक अच्छा स्टैंड लिया है। वो स्टैंड लिया है जिससे एक मैसेज जा रहा है चीन को और दुनिया को मैसेज जा रहा है कि ये जो राष्ट्र हित जो है हमारे और जो सामरिक हित है, हम उसकी रक्षा करेंगे। और जो हमारे जिनके साथ हमारी ट्रीटी है, जैसे भूटान के साथ है, उसकी भी ट्रीटी के अंतर्गत जो हमारी जिम्मेदारी बनती है हम उसको करेंगे। और साथ में वहां पे ऐसा कोई माहौल नहीं बनने देंगे जिससे कि कुल मिलाकर हमारे लॉन्ग टर्म जो इंटरेस्ट हैं वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएं। मैं मतलब इससे आगे मैं और नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन ये साथ में मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, ये जो बात करी जा रही है कि भाई 1962 की, ये एक आज तक का और इंडिया टुडे टेलीविजन का प्रोग्राम हो रहा था। अगर आप उसकी पूरी रिकॉर्डिंग अगर आप देखते हैं तो रक्षा मंत्री ने ऐसा कुछ नहीं कहा था। वो संदर्भ में एक प्रश्न आया था, उसके संदर्भ प्रश्न को उन्होंने काफी दबा के पूछा था, तो ये बात उस संदर्भ में करी गई थी। और जो बातें प्रोवोकेटिव चाइना के स्टेटमेंट की तरफ जिक्र हो रहा है, वहां के विदेश मंत्रालय ने भी एक वक्तव्य दिया है, सही बात है, लेकिन जो ग्लोबल टाइम्स जैसे अखबार हैं वो ज्यादा और बातें इसकी कर रहे हैं। और जहां तक बात है हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, जो लोग इन चीजों को फॉलो करते हैं वो हम लोग सब जानते हैं, मैं भी बहुत क्लोजली फॉलो करता हूं। आप कहें तो मैं पनडुब्बियों के नाम आपको देना शुरू कर देता हूं, कौन कौन से उनके जहाज आ रहे हैं, फ्रिगेट आ रहे हैं, मैं नाम दे सकता हूं आपको। ये कोई पहली बात नहीं है, 10 साल से चल रहा है। और दूसरी बात हमको ये भी नहीं भूलना चाहिए, साउथ चाइना सी के अंदर हमारे ऑयल के में हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उस इलाके में जिसको चीन डिस्प्यूट करता है, हमारे भी वहां पे जहाज जा रहे हैं और उसके बाद वहां जाकर के एक्सरसाइजेस भी हुए हैं, हमारे मित्र देशों के जहाज भी वहां। तो ये देखिए, इसको संदर्भ पूरे उसमें देखना पड़ेगा। सिर्फ आखिरी में लाइन ये कहना चाहता हूं कि हम जो स्थिति है, इस स्थिति को समझें, गंभीरता से लें, और लेकिन जहां तक ये बात है कि राष्ट्रीय हित जो है, हम जो भी वहां सरकार कर रही है, जो राष्ट्रीय हित के लिए कर रही है, और हमको कतई किसी तरीके से चिंता करने की जरूरत नहीं है। और साथ में ये सोचने की जरूरत नहीं है कि सरकार जो है वो सही नहीं कर रही है, सरकार को पता नहीं है, या सरकार को, मेरे कांग्रेस के मित्र ने कहा सरकार को चौकन्ना होना चाहिए, बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, ये कह रहे हैं चौकन्ना होना चाहिए, हम कह रहे हैं हम हर सेकंड चौकन्ना हैं। जी सुशांत सरीन जी, आपसे मैं अगर पूछूं कि इसका रिस्पांस क्या होना चाहिए, जो रिस्पांस दिया जा रहा है वो सही है, और या कुछ और एक कड़ा रिस्पांस दिया जा सकता है? नहीं, कड़े रिस्पॉन्स से मतलब क्या है? मतलब कि अब आप जंग छेड़ना चाहते हैं तो मेरे ख्याल वो तो कोई मुनासिब बात नहीं होगी। अगर हालात जो अभी तनाव है उसको वहां पर संभाल लिया जाए और इसको यहां से ना बढ़ने दिया जाए तो बेहतर है। और कोई अगर बीच का रास्ता निकलता है कि दोनों साइड्स अपनी अपनी ट्रूप्स विड्रॉ करते हैं और बातचीत करते हैं और जो पहले का स्टेटस को आंटे था वही रहता है, तो मेरे ख्याल बात आगे बढ़ सकती है और बातचीत आगे हो सकती है। मसला ये है कि बिल्ली की गले में घंटी कौन बांधेगा, क्योंकि अगर चीन ने यही रवैया रखा कि आप पहले पीछे हटिए नहीं तो कोई बातचीत नहीं हो सकती, तो वो तो कोई बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव चीज़ नहीं है। जहाँ तक भारत का सवाल है, मेरे ख्याल मैच्योरिटी दिखाई जा रही है, एक सोब्राइटी दिखाई जा रही है। सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई एक्सीडेंट होता है वहाँ पर या कोई somebody loses his nerve, तो फिर हालात कुछ बेकाबू हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल जो अभी तक भारत की नीति रही है
उसमें कोई बहुत ज़्यादा आप कोई प्रॉब्लम्स नहीं ढूंढ सकते। ये ज़रूर है कि जो अब मीडिया में तो जो बयानबाजी होगी वो तो होगी, चाहे वो ग्लोबल टाइम्स हो, चाहे हमारे टेलीविज़न चैनल्स और रिसाले हों, लेकिन जो सरकारी स्तर पर है उसमें थोड़ा सा गुरेज करने की ज़रूरत है। चाहे वो फौज हो, चाहे वो सरकारी अधिकारी हो या राजनेता हो, उनको थोड़ा सा गुरेज करने की ज़रूरत है ताकि हालात ऑलरेडी बहुत टेंस है, उस टेंशन को ऐड ना किया जाए। बाकी अगर युद्ध की जो बात हो रही है, मेरे ख्याल भारत के हित में तो नहीं है कि कोई भी तरीके की कोई झड़प हो या एक लार्जर युद्ध हो, और शायद ना ही चीन के इंटरेस्ट में है, क्योंकि अगर चीन जैसे कि प्रोफेस करता है कि वो भारत के साथ अपने रिश्ते बेहतर करना चाहता है और कोई कोऑपरेटिव रिलेशनशिप बनाना चाहता है, तो युद्ध करके तो वो उस तरीके का रिलेशनशिप नहीं बनेगा। इनफैक्ट आप वापस 55 साल पीछे चले जाएंगे और जो कुछ आपकी उपलब्धियां हैं पिछले 20, 25, 30 साल में, वो सारी धरी की धरी रह जाएंगी। तो मेरे ख्याल वो किसी के हित में नहीं है, लेकिन इस तरीके के कामों में कई बारी मिसकैलकुलेशन होती है और यही उम्मीद करनी चाहिए कि वो ना हो। जी, शिवकांत जी इस पे कुछ टिप्पणी करना चाहते हैं। शिवकांत जी, एक सवाल है कि हम जिस हालत में चल रहे हैं, इसमें यह बात सही है कि सारी समस्याओं का हल डिप्लोमेसी से होना चाहिए, लेकिन कई बार जो आपकी शराफत को आपकी कमजोरी समझा जाता है, कुछ इस तरह के हालात नहीं दिख रहे हैं? नहीं, हालात जैसे भी हैं, अब युद्ध की बात थोड़ी देर पहले हो रही थी, आप अगर युद्ध चाहें तो भी भूटान युद्ध नहीं चाहेगा। भूटान से पूछे ना आप, क्या भूटान चाइना से लड़ना चाहता है? क्या आप भूटान को चीन के युद्ध में घसीट सकते हैं? सारी समस्या ये है कि आप भूटान को मजबूर नहीं कर सकते कि उसे चीन और आप में से किसी एक को चुनना पड़े। ये आपकी सबसे बड़ी कूटनीतिक हार होगी। तो ये मामला इसलिए ज़्यादा पेचीदा है कि आप भूटान की एक तरह से हिमायत कर रहे हैं कि चीन जो सड़क बना रहा है वो भूटान की टेरिटरी बना रहा है, उसको नहीं बनाना चाहिए। तो आपको और ज़्यादा फूंक फूंक के कदम रखना होगा, आगे बढ़ना होगा, और ये काम केवल कूटनीति से हो सकता है। कुछ लेन देन होगा, हो सकता है हैम्बर्ग में जो बातचीत हो राष्ट्रपति शी के साथ प्रधानमंत्री मोदी की, अगर होगी तो शायद उससे कोई हल निकले या उससे बातचीत का रास्ता कोई आगे निकले। तो पता नहीं, चीन देखिए दादागिरी का खेल तो है जैसा मैंने पहले कहा, लेकिन चीन उस दादागिरी के पुरस्कार के रूप में क्या चाहता है? क्या चीन ये चाहता है कि भारत उसकी वन रोड वन जो पॉलिसी है वो जो प्रोजेक्ट है उसमें शामिल हो? क्योंकि अमेरिका तक को उसने शामिल कर लिया, भारत खाली शामिल नहीं हुआ, और उसकी वजह कश्मीर है, और कश्मीर पाकिस्तान से जुड़ा। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे में इतनी घालमेल हैं, मिली जुली हैं, कि इनको सुलझाना बड़ा मुश्किल है। फिलहाल केवल यही हो सकता है कि जहाँ तक जो बना है उसको रोक दिया जाए, लेकिन मामला आगे चल करके यही होगा। चीन ये चाहता है कि अभी भूटान है, फिर नेपाल की बारी आएगी, फिर जो है वो बांग्लादेश की बारी आएगी, श्रीलंका की बारी आएगी। ये सारे के सारे देश ये माने कि इस क्षेत्र में दादा कौन है। चीन ये चाहता है कि ये बात मानी जाए कि वो दादा है। जी, इस पे दरअसल संजय झा और नरेंद्र तनेजा दोनों रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले अशोक सज्जनहार साहब ने हाथ भी उठाया था और उनसे मैं एक सवाल भी पूछना चाहता हूँ। सज्जनहार साहब, चीन की बाउंड्री लगती है 14 देशों से और 18 देशों के साथ वो बॉर्डर के झगड़े कर रहा है। ऐसे एक देश के साथ जिसके साथ देख के लगता है कि शायद झगड़ा करना ही उसकी प्रवृत्ति है, वो झगड़ालू पड़ोसी के साथ जिंदगी बिताना, ये कैसे होगा? भारत के लिए इसका बेस्ट रिस्पॉन्स बातचीत करना अच्छा रास्ता है, सही है, लेकिन बातचीत को इफेक्टिव कैसे बनाया जाए और चीन जैसे एक पड़ोसी को टैकल कैसे किया जाए? देखिए, इसमें मैं दो टिप्पणी करना चाहूंगा। एक तो जो आपने कहा है, जो 14 देशों के साथ उसकी बाउंड्री लगती है और 18 देशों के साथ उसके झगड़े हैं, तो मैं आपकी इजाजत से इस वक्तव्य का खंडन करना चाहूंगा, क्योंकि मैं देख रहा हूं जो टीवी मॉनिटर पर आपने बहुत सारे देशों के नाम गिनाए हैं जिनके साथ कि चीन के रिश्ते अच्छे नहीं हैं। उसमें देखिए, आपने ठीक है जापान, वियतनाम, भारत, परंतु आपने कजाकिस्तान का नाम गिराया है, तजिकिस्तान का नाम गिराया है, किर्गिस्तान का नाम गिराया है, लाओस का नाम गिराया है, उत्तर कोरिया का नाम गिनाया है, नेपाल का नाम गिनाया है। इन सब देशों के साथ चीन के रिश्ते बड़े अच्छे हैं, मैं ये आपको कहना चाहूंगा। तो आप इस
लिस्ट को जरा थोड़ा सा उसको रिवाइज करिएगा। संबंध तो सज्जनार साहब इन हमसे सब भी, देशों भारत के से भी साथ- संबंध अच्छे हैं। चीन के संबंध में तो कोई खराबी नहीं है भारत के साथ उसकी। नहीं, ना, लेकिन अरे बीच-बीच में- ना, मैं बिल्कुल इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं। ना, आप मुझे कहने दीजिएगा, मैं बिल्कुल इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं, क्योंकि भारत के साथ 4000 किलोमीटर का हमारा जो बॉर्डर है वो डिस्प्यूटेड बॉर्डर है। और वो कहता है, चीन कहता है, जो उसके 14 देश हैं निकटतम देश, उसमें से 12 के साथ उसने बाउंड्री अपनी सेटल कर ली है। आपको याद होगा जब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बना था, ये बेसिकली उसी लिए बना था जो आपके सब बॉर्डर सेटल हो जाएं। और तजिकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, कजाकिस्तान, ये सब के साथ उसके बॉर्डर्स सेटल हो चुके हैं। और आपको मालूम होगा जो ये वन बेल्ट वन रोड के लिए ये बहुत ही आगे इसकी हिमायत करते हैं, इसके बहुत ही सपोर्ट में है। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा एक ये कि जो आप भारत का जो इसके ऊपर रिस्पांस रहा है, जो उत्तर रहा है, मेरे विचार से वो बहुत ठीक रहा है। क्योंकि एक तो उनकी धमकियों और भभकियों से हमको डरना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम उसका कुछ भी जवाब नहीं देंगे तो वो ये समझा जाएगा जो हम उससे डर गए हैं या भयभीत हो गए हैं। दूसरी चीज है, ना तो मेरे विचार से युद्ध हम चाहते हैं, डेफिनेटली नहीं चाहते, चीन भी युद्ध नहीं चाहता है, तो इसका बातचीत से ही आगे का हमें रास्ता निकालना पड़ेगा। जो हमारे रक्षा मंत्री ने, अरुण जेटली जी ने जो कहा था, मेरे ख्याल से उनका रिमार्क ऑफ द कफ रिमार्क था। एक प्रश्न उनसे पूछा गया और उन्होंने आई थिंक बाय द वे कहा जो भारत 1962 का भारत नहीं रहा, परंतु उनकी तरफ से, चीन की तरफ से जो जवाब आया है वो मेरे विचार से बड़ा सोचा समझा विचार आया है। क्योंकि उनके प्रवक्ता ने, उनके विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इसका जवाब दिया जो हम भी 1962 के नहीं हैं। तो मेरे विचार से चीन इसको एंटी को, इट्स अपिंग द एंटी, तो इसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। जो इसका कैसे इस बात को आगे ले जाया जाए, बहुत सोच समझकर, परंतु ऐसा नहीं कि इससे हम डरकर, उसकी धमकियों से भयभीत होकर कुछ भी ना कहें और उनको मनमानी करने दे जो वो करना चाहते हैं। जी, संजय झा आप कुछ कहना चाहते थे और उसके बाद नरेंद्र तनेजा के पास चलेंगे। संजय झा जी। देखिए आलोक जी, धीरे धीरे चीन जो हमारे जो पड़ोसी देश हैं, वहाँ पर चीन धीरे धीरे अपना रिश्ता मजबूत करता जा रहा है। वो भारत को, जिस तरह से हमारा अनुमान है कि वो भारत को धीरे धीरे घेरना चाहता है। नेपाल हो, लेकिन श्रीलंका का मैं यहाँ पर ज़रूर एक उदाहरण के तौर पर उसके बारे में विस्तार से कहूँगा कि श्रीलंका में जिस तरीके से पूंजी निवेश दिया जा रहा है, और मालदीव्स को भी देखिए, तो एक तरीके से भारत को, पाकिस्तान के साथ तो चीन के रिश्ते बहुत ही नज़दीकी हो चुके हैं। तो एक तरीके से हमें इन सब चीज़ों के बारे में बहुत गौर करना पड़ेगा। और आप भूटान को देखिए, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी भी है कि हम भूटान में हम शांति लाएं, और वहाँ पर सीमा पर यदि तनाव बढ़ेगा तो भूटान के पास वो क्षमता है, न हुनर है, न उनके पास वो जो कहते हैं कि रिसोर्सेज हैं, उनके पास वो सामग्री नहीं है जो भारत ही भूटान को दे सकता है। तो एक तरीके से हर तरफ चीन का जो नीति है कि भारत पर एक तनाव और दबाव वो बढ़ाना चाहते हैं। इसीलिए बातचीत, या आपने सही कहा लोग जी कि बातचीत से आगे होगा क्या, लेकिन बातचीत को छोड़ने के बाद कोई विकल्प भी हमारे पास नहीं है। क्योंकि एक तरीके से जिस तरीके के दौर में हम हैं, हमें एक यदि युद्ध का थोड़ा भी चिंता या बातचीत हो तो भारत को भी ज्यादा नुकसान हो सकता है। और ये जी, तो आपका कहना है कि जिस सबसे बड़ी चिंता में ये करनी चाहिए कि जो पड़ोसी देशों के साथ चीन अपने संबंध अच्छे या बुरे करके उन पर दबाव बना रहा है, भारत को उससे टैकल करने का एक तरीका निकालना होगा। नरेंद्र तनेजा जी, आप एक टिप्पणी करना चाहते थे, उसके बाद हमें जयदेव रानडे जी के पास चलना होगा। नहीं, मैं 2-3 क्विक पॉइंट मैं कहना चाहूंगा। शिवकांत जी ने कहा कि भारत ने जो है वो BRI में क्योंकि पार्टिसिपेट नहीं किया, तो चीन इसलिए कहीं ना कहीं उसको लेकर के काफी एक तरह से बदला लेने। देखिए, जो BRI है उसके अंदर तो सिंगापुर भी नहीं गया। सिंगापुर में तो मेजोरिटी पॉपुलेशन चाइनीज है। उन्होंने दरअसल सिंगापुर को बुलाया ही नहीं। और सिंगापुर को छोटा कंट्री जरूर है, लेकिन एक अहम प्लेयर है, बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ा अर्थव्यवस्था के अंदर बिंदु है। ऑस्ट्रेलिया को इन्वाइट नहीं किया, उन्होंने इन्वाइट ही नहीं किया। न्यूजीलैंड को नहीं इन्वाइट किया।
तो मेरा, और दूसरी बात हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि जो चाइना की इकोनॉमी हो सकता है 6 गुना बड़ी और नॉमिनल बेसिस पे जीडीपी में, लेकिन अगर आप उसे पीपीपी बेसिस पे देखते हैं तो भारत से उनकी अर्थव्यवस्था मात्र जो है वो 2.5 गुना बड़ी है, इससे ज्यादा बड़ी नहीं है। और मैं भी वहां जाता रहता हूं, ऐसा नहीं है कि वो कोई विकसित देश बन गया है, उनकी बहुत सारी चुनौतियां हैं, काफी हद तक विकासशील देश है, दरअसल वो कहते भी हम तो विकासशील देश हैं, तो उनकी भी बहुत सारी परेशानियां हैं। दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहता हूं, जो भारत के साथ जहां तक संबंध है, कुल मिलाकर के आप देख रहे हैं रिलेशंस, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा, चाहे कांग्रेस रही या पहले एनडीए रही या आज बीजेपी है, कुल मिलाकर के जो रिलेशनशिप है उनका विस्तार हो रहा है। और जहां तक यह है कि वो साथ ठीक है, तनाव भी है। जापान और चाइना के जो संबंध हैं, $350 बिलियन का ट्रेड है आपस में, लेकिन उनके बीच में आपस में कितनी खटास है और किस तरह के संबंध है, कितनी कटुता भी साथ साथ है, वो पूरी दुनिया उसको जानती है। ऐतिहासिक कारण भी उसके हैं, वो भी हम जानते हैं। हमारा सिर्फ मेरा ये कहना है कि अगर हम ये बात करें दो संबंधों की, हमारी ये जो वहां पे हो रहा है आज की तारीख में, जिसकी आज हम शाम को चर्चा यहां बैठ के कर रहे हैं, वो एक बहुत ही सामरिक इलाका है। जो हमारे इलाके हैं, खासतौर से जो सिलीगुड़ी का इलाका है, उसके वो बहुत नजदीक है। हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि वहां पे हम वो स्टैंड लें जो कुल मिलाकर के हमारी मिलिट्री सोचती है, हमारी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट सोचता है कि वो हमको वहां पे स्टेटस को मेंटेन करना पड़ेगा। तो उसको लेकर के जहां तक बात हुई शराफत की, देखिए कूटनीति के अंदर, सामरिक दुनिया के अंदर ये शराफत और इन सब चीजों को ये कोई स्थान नहीं होता। हमारा है, हम अपने राष्ट्रीय हितों का रक्षा करेंगे, उनके अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे, और साथ साथ जो है हम अपने संबंध चीन के साथ, जो संबंध है चीन के साथ भी और अन्य देशों, उनको भी हम सुधारेंगे। दोनों काम हम साथ साथ करेंगे, और गवर्नमेंट जो है और हमारी डिप्लोमेट, हमारी आर्म फोर्सेस बखूबी ये काम निभा रहे हैं इसके, और इसी पे हमारा फोकस है। इस बारे को लेकर के ना किसी को चिंतित होने की जरूरत है, ना बहुत ज्यादा इसमें जो है मुझे लगता है कि भाई जहां तक बात करी संजय झा जी ने कहा कि हमको चौकन्ना रहने, बिल्कुल इन्होंने सही कहा। और मैं यही कह रहा हूं कि हमारी आर्म फोर्सेस, हमारी सरकार, और मैं उम्मीद करता हूं हमारा विपक्ष, हम पूरा देश, हम चौकन्ने हैं। खाली चीन को लेकर के नहीं, पाकिस्तान, सब देशों को लेकर चौकन्ना है। देश वही मजबूत होता है जो अपने में विश्वास रखता है, और ये सरकार और ये देश अपने में विश्वास रखता है। बाकी जो चुनौतियां आएंगी उनको हम देखेंगे। जी तनेजा जी, अब एक ब्रेक का वक्त है, लेकिन ब्रेक से पहले मैं एक छोटी टिप्पणी ले लेना चाहता हूं ठाकरे साहब से, सॉरी जयदेव रानडे साहब से। रानडे साहब, आप कुछ कहना चाहते थे, और सवाल यही है कि चीन जैसे देश के साथ कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है, ये समस्या कैसे खत्म हो सकती है? देखिए, 3 पॉइंट्स मैं कहना चाहता था। एक तो जो आपने जो सवाल किया है, चीन का जो मकसद है हमारे ऊपर दबाव डालने का, हमारे ऊपर प्रेशर डालने का, ये है कि हम लोग चीन का सुप्रीमेसी या प्राइमेसी इस रीजन में मान जाए। चीन ये चाहती है कि हम लोग दबाव में रहें और वो हम लोग अपना स्टेटस को बढ़ाने की कोशिश ना करें। इसीलिए वो हमारे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के कोशिश को ब्लॉक कर रही है, एनएसजी में भी ब्लॉक की है, और पाकिस्तान के थ्रू हमें प्रेशर में डालना चाहती है। वो पहले बात। दूसरी, आपने जिक्र किया था कि वो बॉर्डर्स जो सेटल किए हैं दूसरे देशों के साथ, इसमें मैं ये कहना चाहता हूं कि सबसे बड़ा जो बॉर्डर सेटलमेंट हुआ है चीन का, वो रशिया के साथ हुआ है। और इस विषय में मैं ये कहूँगा कि उनके जो सस्पिशंस है चीन में भी और रूस में भी, एक के म्यूचुअल सस्पिशन जो है वो बहुत डीप है। और चीन ने 3 साल पहले एक आर्टिकल लिखी थी, एक चीन के पेपर में एक आर्टिकल आई थी कि 6 वॉर्स दैट चाइना मस्ट फाइट इन द नेक्स्ट 50 ईयर्स, यानी कि अगले 50 साल में 6 युद्ध जो चीन को लड़ना ही पड़ेगा। सबसे पहला है ताइवान, फिर है जापान, फिर है भारत, और ऐसे करके फिर लास्ट जो है छठा वो है रूस। तो मतलब सस्पिशंस है, और चीन में काफ़ी लोग कह रहे हैं कि एक ही तरीका है बॉर्डर इशू सॉल्व करने के लिए, और वो है वॉर। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, 1 बेल्ट 1 रोड का जिक्र हुआ था, जो BRI कहलाते हैं। इसमें चीन अनडाउटेडली वो काफ़ी अपसेट है कि हम लोग फोरम में नहीं गए। बार बार उन्होंने जिक्र किया है। उनको इस बात का शंका है, पहली बात, कि अगर इंडिया उसको सपोर्ट ना करे तो बाकी के देश भी नहीं करेंगे, और वो ही हो रहा है। दूसरी, कि अगर हम वहाँ पे नहीं आएंगे तो ओबॉर का सक्सेस बिल्कुल डाउटफुल है, क्योंकि एक ही उन्होंने रूट, एक ही पाथवे शुरू किया है, और वो है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और वो डिफ़िकल्टीज़ में है, इनफैक्ट सीरियस डिफ़िकल्टीज़ में है। तो चीन के लिए 1 बेल्ट 1 रोड काफ़ी महत्वपूर्ण है,
उनकी इकोनॉमी जो डाउन हो रही है उसको लिफ्ट करने के लिए, और अगर हम साथ नहीं देंगे तो चीन के लिए मुश्किल होगी। जी रानडे साहब, जो आप कह रहे हैं जैसे तो ऐसा लगता है कि जो ये असली मुद्दा, ये जहां जिस बॉर्डर पे आज धक्का मुक्की या झगड़ा दिख रहा है, दरअसल मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा कुछ और है, और जिसकी वजह से बॉर्डर पर तनाव है। कैसे खत्म होगा बॉर्डर का ये टेंशन, इस पे चर्चा करेंगे एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए आवाज अड्डा। आवाज अड्डा पर आपका एक बार फिर स्वागत है। हमने आपसे सवाल पूछा, क्या चीन का खतरा गंभीर होता जा रहा है? अब भी कुछ वक्त है, आप हमारे ट्विटर हैंडल @CNBC_आवाज पर जाकर अपनी राय दे सकते हैं। अब हम चलेंगे नरेंद्र तनेजा जी के पास एक बार फिर। तनेजा जी, राजनीति में आने से पहले आपने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और कूटनीति दोनों का अध्ययन किया है। आपके हिसाब से चीन के साथ जो समस्या चल रही है, इसकी असली जड़ क्या है? चीन को तकलीफ किस बात की है? वो तकलीफ जो सामने दिख रही है वो है, या हम व्यापार में जैसे आगे बढ़ रहे हैं उसके व्यापारिक हितों को चोट पहुंच रही है, वो है? आलोक जी, आपने देखिए बहुत अच्छा प्रश्न किया। चीन की तकलीफ असली में क्या है? पूरा जो एशिया है, चाइना का ये मानना है कि पूरे एशिया के अंदर जो प्रभुत्व है, या जिसको डिप्लोमेसी में हेजीमोन बोलते हैं, कि पूरे एशिया का हेजीमोन वो चाइना होना चाहिए। अर्थात जापान हो, भारत हो, कोरिया हो या वियतनाम हो, वो सब जो है सब सर्वियंट हों, मतलब चीन की जो दादागिरी है या हेजीमोन है उसको माने। वो चाहता है कि यूनिपोलर एशिया हो, बस एक ताकत हो एशिया के अंदर। जबकि भारत का नजरिया, वियतनाम का नजरिया, ऑस्ट्रेलिया का नजरिया, जापान का नजरिया, कोरिया का नजरिया, शायद रशिया का नजरिया भी, शायद छोटे देश कजाकिस्तान का नजरिया, ये है कि ये मल्टीपोलर एशिया हो, यहाँ पे बहुत सारी ताकतें हों। चीन भी हो, भारत भी हो, वियतनाम भी हो, जापान भी हो, रूस भी बने, आने वाले टाइम में ईरान भी बने। तो ये चाइना को ये कहीं ना कहीं इसको सारा टकराव इस बात का है। चाइना की समस्या क्या है कि उनकी अर्थव्यवस्था ठीक है, बहुत बड़ी हुई है, लेकिन उनके अंदर की समस्याएं हैं। अगर लेटेस्ट जो फॉरेन अफेयर्स मैगजीन है, जो बहुत ही प्रेस्टिजियस पब्लिकेशन है, उन्होंने कहा है कि चाइना का जो कॉर्पोरेट डेट है 170% ऑफ जीडीपी हो चुका है। और उनका कहना है जो लेटेस्ट इशू में कि ये चीन की पूरी अर्थव्यवस्था नहीं, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को डुबो सकता है। ये आज पत्रिका के अंदर आया है। और चाइना के अंदर जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, जो खतरे हैं, उनसे चाइनीज सरकार भी काफी वाकिफ है। और जो चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है, उसके अंदर भी क्या क्या द्वंद चल रहा है, पावर का क्या चल रहा है, वहां के राष्ट्रपति का क्या चल रहा है, जो वन बेल्ट वन रोड को लेकर क्या चल रहा है, जो चीन के जानकार है इस बात को जानते हैं। असली बात यह है। और भारत जो है, भारत जिस हिसाब से खासतौर से पिछले 3 साल के अंदर जितनी ताकत भारत के अंदर आई है, देश अंदर से आर्थिक रूप से मजबूत हुआ है, पूरी दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। आज हमने देखा इजराइल के अंदर जिस हिसाब से भारत के प्रधानमंत्री का स्वागत हुआ है, तो कहीं ना कहीं चाइना को लग रहा है कि यह भारत आने वाले 10, 12, 15 साल के अंदर जो है बिल्कुल चीन के बराबर की टक्कर की ताकत होगा, आर्थिक रूप से भी, फौजी रूप से भी। और जहां तक और चीजों की सोफिस्टिकेशन की बात है, सोफिस्टिकेशन में तो चाइना भारत से आगे है ही है, और टेक्नोलॉजी में भी चीन से कम नहीं है। तो मुझे लगता है ये कुल मिलाकर के एक लंबी लड़ाई है। देखिए आलोक जी, एक आखिरी में वाक्य बोलना चाहूंगा। हम लोग कूटनीति करते हैं, हम लोग भावुक हैं। चाइना शतरंज खेलता है, चाइना इज ए चेस प्लेयर। हमको भी शतरंज ही खेलना चाहिए। हम बाजी क्या चलने वाली है, वो टेलीविजन स्टूडियो हो या अखबार हो, क्यों उसमें चर्चा करें? हम भी अपनी तैयारी करें, अपने को मजबूत करें, हम भी शतरंज खेलें। आप सही कह रहे हैं। ये सुशांत सरिन जी, आप कुछ कहना चाहते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है इस बात को सुनकर। नहीं, देखिए, ये ज़रूरी है कि हम चीनियों को कोई 10 फुट ऊंचा ना बना दें, वो उतने नहीं हैं, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि हम उनको अंडर एस्टिमेट ना करें। अपनी जो ताकत है उसको ज़रूर हमारे को बढ़ाने की ज़रूरत है। और मेरे ख्याल अगर चीन के अंदर प्रॉब्लम्स हैं, और वो बिल्कुल ठीक है जो तनेजा जी कह रहे हैं, कई सारी प्रॉब्लम्स हैं आर्थिक वगैरह, और उनकी टेक्नोलॉजी भी कोई ऐसी खास नहीं है, लेकिन हमारी भी तो टेक्नोलॉजी कोई बहुत ज़्यादा खास नहीं है। तो एक लिहाज से हमको थोड़ी हकीकत पसंदाना एक अमल रखना चाहिए अपना। ज़्यादा भड़क भी नहीं मारनी चाहिए, और किसी की भड़क से डरना भी नहीं चाहिए। तो मेरे ख्याल जिस तरीके की नीति अभी सरकार ने अडॉप्ट की हुई है वो दुरुस्त है, लेकिन कोशिश यही करनी चाहिए कि मामले को डिफ्यूज़ किया जाए। दूसरी चीज़ ये कि पिछले 10, 15, 20 सालों में हमने अपनी जो
रक्षा की स्थिति है उसको काफी हद तक हमने नजरअंदाज किया है। हमारी डिफेंस मॉडर्नाइजेशन काफी पीछे है। हमारे अपने अंदर जो जिस तरीके के साजो सामान बनना चाहिए था वो भी अभी उस लेवल पर नहीं पहुंचा जिससे एक आश्वासन हो। तो वो प्रॉब्लम्स हमारे पास है, हमको उसको भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तीसरी चीज ये कि ये दुरुस्त है कि भारत जिस तरीके से 1962 में टोटली अनप्रिपेयर्ड था वो हालात नहीं है, लेकिन क्या हम चाहेंगे कि हालात काबू से बाहर हों? मेरे ख्याल अगर चीन उस चीज को हमारे ऊपर थोपेगा तो फिर शायद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा और फिर डट के लड़ाई होगी। लेकिन अगर वो हालात अवॉइड किए जा सके तो मेरे ख्याल वो बेहतर होगा। अब मसला थोड़ा सा ये हो जाता है कि जो राजनीति है और जो कूटनीति है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ जरूर होती है। वो चीन में ही नहीं होगी, वो भारत में भी होगी। तो जो आपको अपने टोपी में से ट्रिक निकालनी है वो बेसिकली यही है कि इस मामले को दोनों साइड्स विदाउट लूजिंग फेस कैसे सुलझा सके ताकि पीछे हट सके जी। कुछ ऐसा इलाज निकाला जाए जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, ये आपका कहना है। संजय झा कुछ कहना चाहते हैं तो संक्षेप में कहिएगा, क्योंकि इसके बाद शिवकांत जी से और 2 विशेषज्ञों से और बात करनी है। आलोक जी, संक्षेप में मैं इतना ही कहूँगा कि हमारी गलतफहमी होगी कि हम चीन के अंदर उनके जो भी मसले हैं उसको लेके हम उनको अंडर एस्टिमेट करें। मैं सुशांत जी के साथ पूरी तरीके से सहमत हूँ। टेक्नोलॉजी का हम बात कर रहे हैं, ये क्यों भूल रहे हैं कि बुलेट ट्रेन तो छोड़िए, चीन अब खुद अपना हवाई जहाज बना रहा है और ये मैं समझता हूँ कि बहुत अहम तरक्की किया है उन्होंने टेक्नोलॉजी में। उन्होंने खुद एक हवाई जहाज बनाया है, उसको अब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में ला रहे हैं वो। तो देखिए हम लोग को यहाँ पर संभलना पड़ेगा। और मैं एक और बात कहूँगा कि जब नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे तो उस समय चीन के साथ हमारा एक बॉर्डर ट्रैंक्विलिटी एंड पीस एग्रीमेंट हुआ था और वो सफल रहा। तो यहाँ पर एक तरीके से हमें देखना, यही 4000 किलोमीटर लंबा यही जो सीमा है जहाँ पर एक तरीके से कोई लाइन ऑफ कंट्रोल ठीक तरीके से डिमार्केट नहीं किया गया, लेकिन उसके बावजूद ये मतभेद या जिस तरीके से जो अभी चुनौती वो नहीं हो रही थी। तो हमें संभल के आगे बढ़ना पड़ेगा। चुनौतियां हैं, मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा जो मौका है ये बायलैटरल ट्रेड का है। आलोक जी, हमारे बीच $70 बिलियन का बायलैटरल ट्रेड है, भारत 86 बिलियन का डेफिसिट है भारत की तरफ। तो यदि हम लोग सही प्राथमिकता में एक बॉर्डर का ये टेंशन रहेगा, लेकिन इसको निपटाने के लिए बातचीत करना, आपको उस आक्रामक रुख दिखाना दोनों तरफ से, दोनों इस बात पर सभी सहमत हैं कि बातचीत होनी चाहिए। जो बात आपने कही कि चीन जहाज बना रहा है आपने कहा, तो दूसरी तरफ हम दुनिया भर के रॉकेट सैटेलाइट अपने यहाँ से रॉकेट से लॉन्च कर रहे हैं, ये भी हमको नहीं भूलना चाहिए। तो टेक्नोलॉजी में हम काफी आगे बढ़े हुए। हाँ सुशांत जी, छोटा सा। आलोक जी, एक वाक्य कहना चाह रहा था। देखिए, हमको एक और चीज को ध्यान देना चाहिए और मेरी उम्मीद है कि तनेजा जी अपनी सरकार और अपनी पार्टी की सरकार के साथ ये जरूर मुद्दा रखेंगे। देखिए, परस्पर पिछले 15-20 साल से हमारा जो रक्षा बजट है वो कम होते जा रहा है। इस साल जो बजट आया है लगभग 1.5 या 1.6% ऑफ जीडीपी हम खर्च रहे हैं अपने रक्षा उसके ऊपर, और वो काफी नहीं है। जिस तरीके के हमारे को चैलेंजेस हैं उसके लिए वो काफी नहीं है, नंबर 1। और वो भी ज्यादा जो पर्सनल है उनके ऊपर जा रहा है, साजो सामान के ऊपर नहीं जा रहा। दूसरी चीज, 10-10, 15-15 साल से ऑल्दो मोदी सरकार ने कुछ सौदों को तय कर दिया है और होपफुली अगले 2-3 साल में वो सामान आना शुरू हो जाएगा, लेकिन 15-15 साल से हमारी बैकलॉग है, हमने डिसीजंस नहीं लिए बहुत एसेंशियल इक्विपमेंट के ऊपर। तो कल हमको ये चीजें हम लोग उस समय भूल जाते हैं अपने गुरूर में कि हम कैसे इग्नोर कर रहे हैं अपनी प्रिपेयर्डनेस को, और फिर जब एक ऐसा नाजुक मौका आता है तब हमको ये लगता है अरे काश हमने। जी सुशांत, आप कह रहे हैं कि गंभीरता से बजट को भी लेना चाहिए और प्रिपेयर्डनेस ज्यादा होनी चाहिए। थोड़ा करेक्ट करेंगे। अब समय कम है, इसलिए मैं सज्जनार साहब के पास जाना चाहता हूं पहले, और उसके बाद रानाडे जी से एक टिप्पणी लूंगा। शिवकांत जी भी हाथ उठा रहे हैं। सज्जनार साहब, कि समस्या का इलाज क्या है, खास तौर पर ऐसी स्थिति में जब ऐसा लग रहा है डिप्लोमेसी कम और टकराव के हालात ज्यादा दिख रहे हैं? जी, हमको फिर से डिप्लोमेसी को और मौका देना पड़ेगा और प्रयास करना पड़ेगा जो कैसे हम डिप्लोमेसी की तरफ ज्यादा आए, और ये जो ज्यादा प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स हैं उनको हम कैसे कम रखें। जैसे मैंने कहा, हमारी तरफ से अगर आप देखें
जो विदेश मंत्रालय की तरफ से 30 जून को जो एक स्टेटमेंट आई है बहुत ही बैलेंस्ड है, बहुत ही संभली हुई है और बिल्कुल यही कहा गया है जो चीन कर रहा है ठीक नहीं कर रहा है, परंतु हमारे बातचीत के दरवाजे खुले हैं दिल्ली में भी और बीजिंग में भी। देखिए, दो छोटी मैं टिप्पणी और करना चाहूंगा आलोक जी, आपकी इजाजत से। जितना जो हम बात कर रहे हैं, जो हमारी हमारी फौज कितनी तैयार है, मैं सुन रहा हूं यहां पर भी कहा गया है जो फौज तैयार नहीं है, हमारी इक्विपमेंट ठीक नहीं है और भी बहुत जरूरतें हमारी पूरी नहीं हुई हैं। परंतु हमारे जो आर्मी चीफ है उन्होंने कहा है जो हम इंडिया इज रेडी टू फाइट अ टू फ्रंट वॉर। तो मेरे ख्याल से इसको हमें ये बात कही गई है केवल अपने जो फोर्सेस हैं उनकी हौसला अफजाई के लिए, या इसमें वास्तविकता है, या क्या करना चाहिए, क्या देखना चाहिए। दूसरी चीज, मैं जो आखिरी चीज ये कहना चाहूंगा, जो देखिए ये जो भारत ने वन बेल्ट वन रोड में इंक्लूड नहीं हुआ है, तो चीन के मॉरल राइट को, जो भाई ये सब हम पूरी दुनिया की भलाई के लिए कर रहे हैं वन बेल्ट वन रोड, उस मॉरल स्टैंड को हमने पंक्चर किया है। और जब प्रधानमंत्री सेंट पीटर्सबर्ग गए तो पुतिन के साथ भी वही बात हुई, इसमें इंक्लूड किया गया जो ट्रांसपेरेंसी, इंक्लूसिवनेस होना चाहिए। आपका कहना है कि एक तरह से चीन जो दादागिरी करने की कोशिश कर रहा है, अपने को इस इलाके का नेता बना के दिखाना चाहता है, उसको भारत ने सक्सेसफुली पंक्चर किया है। जयदेव रानाडे जी पंक्चर किया है और उससे वो बौखलाया है, उससे वो तिलमिलाया है, उससे वो परेशान है। जयदेव रानाडे जी, ऐसी हालत में आपको क्या लगता है कि इस समस्या का कोई हल हो सकता है, या इसी तरह तलवार की धार पर चलते रहना होगा और संतुलन बना के रखना पड़ेगा? जी रानाडे साहब, आपको आवाज आ रही है? मुझे कुछ समस्या लग रही है जी। शिवकांत शर्मा जी, आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि अब दशा ये दिख रही है कि डिप्लोमेसी कम टकराव ज्यादा, अभी मैंने कहा, तो दुनिया भर में उन्माद जिस अंदाज में बढ़ रहा है, क्या ये उसके रिफ्लेक्शन तो नहीं हमें अलग अलग जगह बॉर्डर्स पे दिख रहे हैं? वो भी है, लेकिन देखिए बातचीत की शुरुआत हुई थी जड़ से और अब हम आ गए हैं हल पे। हल तभी निकलता है जब आप जड़ को समझें। मैं अभी भी मानता हूं कि जड़ इसकी ओबोर का विरोध है, ओबोर में भाग न लेना है। देखिए, अपने फायदे की कूटनीति चलनी चाहिए, फायदे की कूटनीति का जमाना है। ट्रंप के आने के बाद तो बिल्कुल ही ये साफ हो गया है। 70 साल हमने कड़वाहट की, हमारी जड़ थी तिब्बत का समर्थन, सैद्धांतिक समर्थन हम करते रहे और कुछ नहीं कर पाए, केवल उस वजह से हमें कड़वाहट भुगतनी पड़ी। अब ओबोर का हम विरोध कर रहे हैं, सैद्धांतिक विरोध है और कुछ नहीं कर पाएंगे हम, तो इसलिए ओबोर का हम विरोध करते रहे, लेकिन अपने फायदे को देखते हुए, जैसे अमेरिका शामिल हुआ था हमें भी शामिल हो जाना चाहिए था। तो ये सब बातें हमें सोचनी होंगी और कूटनीति फायदे की चलनी होगी। सिद्धांत की कूटनीति का जमाना चला गया है। जी शिवकांत जी, और सभी लोगों ने ये माना है कि इस समय हमें सिद्धांत की कूटनीति पे, सिद्धांत भी नहीं थे, उसमें आर्थिक रियलिटीज भी थी जिसके करके हम ओबोर नहीं ज्वाइन कर सकते। जी आर्थिक रियलिटी है, सही बात है, उसमें कई फायदे हैं। इसमें भारत को कई चीजों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता अगर वो ओबोर में शामिल होता, और भारत ने जो पोजीशन ली है ये है कि या आप अपनी टेरिटोरी जी। मेरे पास समय खत्म हो गया, कार्यक्रम खत्म करने का वक्त आ गया है, इसलिए अब मैं आगे बात नहीं ले पाऊंगा। अब वो जो हमने सवाल पूछा शुरू में कि क्या चीन का खतरा गंभीर होता जा रहा है, 65% लोगों का जवाब है हाँ, और 35% लोग कह रहे हैं ना। अभी कुछ देर पहले चर्चा में नरेंद्र तनेजा जी ने कहा कि हम कूटनीति में भावुक हो जाते हैं जबकि चीन शतरंज की तरह से खेलता है। अकील नोमानी का एक शेर है, कार्यक्रम खत्म करने से पहले आपको सुना दूं। महाजे जंग पर अक्सर बहुत कुछ खोना पड़ता है, किसी पत्थर से टकराने को पत्थर होना पड़ता है, और ये सिर्फ युद्ध में नहीं, कूटनीति में भी उतना ही सही है। आवाज़ अड्डा में आज इतना ही। आप सभी मेहमानों का यहाँ शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।